Hi guys, welcome back to my channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, please do subscribe it and press the bell icon besides it so you don't miss my upcoming videos. और फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. So guys, मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो. गाइस ये मेरे चैनल की होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं TCS प्रोजेक्ट एलोकेशन 2025. सो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बात करने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है पूरा TCS प्रोजेक्ट एलोकेशन का. ठीक है, कैसे कैसे आप जो इश्यूज़ आते हैं इनिशियली कोई भी कैंडिडेट को जो बेंच पे रहते हैं. ठीक है, बेंच पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. देन हाउ टू रीच आउट टू योर मैनेजर. RMG कोई प्रोजेक्ट आपको एलोकेट हुआ है, अगर आपको उस पर वर्क नहीं करना है तो किसको रीच आउट करना है. कोई अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं एलोकेट हो रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से बेंच पे है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं. सो वो सारी चीज़ें हर चीज़ हम इन डिटेल में बात करेंगे. आपको रिक्वेस्ट करूँगी कोई भी पार्ट आप मिस मत करिए. ठीक है, सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. एक एक स्टेप्स आप नोट करके जाइएगा. ठीक है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से और जो भी TCS में एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है. सो फ्रेशर टू प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें आपका सारा चीज़ कवर करूँगी मैं कि कैसे आप एज अ फ्रेशर TCS में ज्वाइन होते हैं, उसके बाद आपका क्या यूनिट रहेगा. ठीक है, कैसे आप प्रोजेक्ट में एलोकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो एज अ फ्रेशर जब आप TCS में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी होती है ILP ट्रेनिंग. ठीक है, ILP आपकी ट्रेनिंग आपकी 2 से लेकर 3 वीक्स की रहती है. ठीक है, जिसमें आपको वो लोग किसी एक टेक्नोलॉजीज़ पे आपको ट्रेन करेंगे. उसके बाद आपकी ILP ट्रेनिंग होगी एंड आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम यू विल रिसीव अ रिलीज़ लेटर जिसका मतलब होता है कि आप अपनी ट्रेनिंग से रिलीज़ हो चुके हैं और ये इंडिकेट करता है कि द फ्रेशर इज़ रेडी टू जॉइन अ प्रोजेक्ट. ठीक है, और गाइस सेम ऐसा TCS इग्नाइट में भी सेम है. वहाँ पर बस ट्रेनिंग 6 मंथ्स की रहती है. वहाँ पे भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा. उसके बाद आपको रिलीज़ लेटर आएगा ट्रेनिंग से एंड देन यू आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. ठीक है, उसके बाद गाइस आपका क्या होता है, जो भी फ्रेशर्स होते हैं जो ट्रेनिंग से रिलीज़ होते हैं आर असाइन टू सम यूनिट्स विच इज़ द IOU यूनिट. ठीक है, जिसका मतलब होता है आप कौन से डोमेन डोमेन में काम करने वाले. इट कुड बी BFSI, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटी, सप्लाई चेन. ठीक है, जैसे मेरा डोमेन था सप्लाई चेन, तो जैसे मेरी इग्नाइट की ट्रेनिंग खत्म हुई तो मेरा जो डोमेन मुझे मिला वो था सप्लाई चेन. तो सेम आपकी जब भी कोई भी इग्नाइट की ट्रेनिंग हो या फिर ILP ट्रेनिंग विच इज़ एक्सप्लोर ट्रेनिंग, उसके बाद आपको क्या होगा, IOU यूनिट असाइन होगा. ठीक है, जिसमें आपको कोई भी डोमेन मिल सकता है. BFSI विच इज़ रिलेटेड टू बैंक प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज़. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होंगी. So next is each IOU unit has a RMG which is Resource Management Group, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसोर्सेज को मैनेज करना. विच मीन्स जो भी रिसोर्सेज बेंच पे है और उनको मेक श्योर करना होता है कि कोई भी रिसोर्सेज बेंच पे ज़्यादा टाइम तक ना रहे और उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाए. तो ये उनका प्राइमरी रोल होता है. ठीक है, और मेजरली RMG का आप सबने सुना होगा, किसी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी का ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है, किसी का थोड़ा रूड भी होता है. सो गाइस हमें भी उनका काम समझना पड़ेगा बिकॉज जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसोर्सेज को प्रोजेक्ट में अलोकेट करना ही होता है. तो उनको भी काफ़ी ऊपर से प्रेशर रहता है दैट आपको किसी प्रोजेक्ट में डालना बिकॉज आपको वो लंबे टाइम तक बेंच पे नहीं रख सकते. ठीक है, सो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको रैंडम प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं और उनको अच्छे प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं. कई बार किसी को सेम प्रोजेक्ट में काम भी नहीं करना पड़ता बट स्टिल दे हैव टू allocate to some project because there's a pressure on them as well. So RMG का क्या रोल रहता है, वो आपका डेटा कलेक्ट करेंगे. ठीक है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स, दे में आस्क यू फॉर योर रिज्यूमे एंड उसके बाद वो कनेक्ट करेंगे विद द अवेलेबल प्रोजेक्ट. सो गाइस जो भी अवेलेबल प्रोजेक्ट होगा उनके जो PM होंगे विच इज़ प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे वो कनेक्ट करेंगे, आपका डेटा उन्हें देंगे. ठीक है, एंड सो ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बार अपने स्किल सेट से रिलेटेड ही रोल मिल रहा है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, कहाँ पे ज़्यादा वेटेज है प्रोजेक्ट की. ठीक है, और कहाँ पे रिसोर्सेज का ज़्यादा ज़रूरत है. सो उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा. और चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि RMG रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप का काम होता क्या है, वो एक्चुअली क्या है. ठीक है, इनको आप समझ सकते हैं इंटरनल स्टाफ ऑफ TCS. ठीक है, दे एक्ट एज अ इंटरनल स्टाफिंग टीम इन TCS विच मैचेस द अवेलेबल एम्प्लॉयज टू द ओपन प्रोजेक्ट रोल्स. ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो ये टीम है, जो इनकी RMG की टीम रहती है, वो आपका डेटा कलेक्ट करेंगे और आपके जो भी ओपन प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको उस प्रोजेक्ट में अलोकेट किया जाएगा. ठीक है, एंड गाइस अब हम बात करते हैं एलोकेशन किस पे डिपेंड होता है. एलोकेशन 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है. जैसे मैंने कहा बिजनेस डिमांड, कहाँ पे बिजनेस की डिमांड सबसे ज़्यादा हाई है. ठीक है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज है, कहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा.
स्किल मैच मीडियम वेटेज। सो गाइस स्किल मैच पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको रैंडमली होता है, क्योंकि स्किल्स का आपको जैसे आना भी बहुत ज़रूरी है, बट ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि यू नो फॉर फ्रेशर्स दे थिंक दैट दे आर फ्रेशर्स, और फ्रेशर्स को किसी भी रोल में रैंडमली इसलिए ही डाला जाता है ताकि यू नो वो कहीं भी अपने आप को शेप इन कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग। ठीक है, कई बार फ्रेशर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप सीख के आते हैं, तो कई बार वो चीज़ें भी यू नो देख ली जाती है, बट इतना ज़्यादा वेटेज उसका नहीं रहता जितना बिजनेस डिमांड और प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी का रहता है। सो गाइस जहाँ पे प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे आपको असाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जावा का प्रोजेक्ट है और आपको जावा आता है, आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बट आपको जावा आता है बट वहाँ पर आपको सपोर्ट में डाला जाएगा, क्योंकि वहाँ सपोर्ट का ज़्यादा रोल है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन TCS। सो मेक श्योर कि आप अपने RMG से ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर लें। ठीक है, मेक RMG में आस्क योर डिजिटल रिज्यूमे। सो जैसे कि मैंने बताया कि दे विल आस्क फॉर योर रिज्यूमे, ओके, एंड यू कैन प्रोवाइड देम और अपडेट ऑन द अल्टीमेटिक्स पोर्टल। ठीक, नाउ कम द प्रोजेक्ट एलोकेशन प्रोसेस। प्लीज़ यहाँ पर मेरे साथ बेयर करना, क्योंकि हम एक एक स्टेप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस देखिए TCS, you know TCS is a big MNC and they have multiple numerous of projects। ठीक है, मतलब हज़ारों से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे। ठीक है, ये होते हुए भी आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो। क्यों? क्योंकि गाइस हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है जो एक यू नो थ्रू जाता है, हर एक चीज़ के थ्रू जाता है। ऐसे ही डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट्स में जाके आप बात नहीं कर सकते और अप्लाई नहीं कर सकते। देयर इज़ अ प्रोसेस। आपका रिलीज़ होगा, उसके बाद RMG के पास आपकी डिटेल्स जाएंगी जो बेंच पे होंगे, उसके बाद आपका RMG आपका रिज्यूमे लेके जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद वो आपका यू नो डेटा देखेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, उसके बाद क्लाइंट के पास जाएगा आपका डेटा। क्लाइंट अगर यू नो क्लाइंट को ज़रूरत हुई, क्योंकि क्लाइंट ही आपको पे करेगा, राइट। सो अगर क्लाइंट यहाँ से मना कर देता है तो ये सारे स्टेप्स जो अभी हम आए वो सब कुछ वैलिड नहीं रहता। बट अगर क्लाइंट के डेटा यू नो क्लाइंट भी आपको अप्रूव कर देता है तो ये सारा स्टेप वापस से होगा, फिर वापस आपको RMG दोबारा आपको कांटेक्ट करेंगे टू शेयर योर डिटेल्स। ओके, फिर आपका इंटरनली इंटरव्यू होगा। सो इस तरह का प्रोसेस रहता है, तो काफ़ी ह्यूज प्रोसेस रहता है। सो मेक श्योर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें। एंड RMG विल असाइन कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंटरनल प्रोफाइल्स एंड अवेलेबिलिटी। वो भी कैंडिडेट अवेलेबल होंगे उनके प्रोफाइल के बेसिस में, जो भी प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपको यू नो RMG असाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा जब कंफर्मेशन मिल जाएगा तभी आप प्रोजेक्ट को यू नो रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट में, एंड तभी आपको प्रोजेक्ट में के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू द ऑफिस एज वेल, एंड इवन इफ यू आर नॉट असाइंड टू एनी यू नो इवन योर प्रोजेक्ट हैजंट स्टार्टेड येट। सो या गाइज ये मेक श्योर करना है कि जैसे TCS का अब आपको पता है कि हाइब्रिड मॉडल हट चुका है और आई गेस 5 days अ वीक है, कई कई प्रोजेक्ट में 3 days अ वीक भी है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट कैसा वहाँ पे वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना है ऑफिस में। ठीक है, और इस तरह से आपका होगा। उसके बाद जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका एक मे बी छोटा सा इंटरनल इंटरव्यू होगा जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ले सकते हैं, कोई भी लीड ले सकते हैं। ठीक है, जब वो भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा देन प्रोबेबली यू हैव टू एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट टू द ऑफिस। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस यू नो, अगर आपका बेस लोकेशन मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, बट आपका जो ऑफिस लोकेशन है वो बैंगलोर है, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट लोकेशन पे जाके काम करना है। तो अगर आपका क्लाइंट लोकेशन बैंगलोर है तो आपको बैंगलोर में जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका क्लाइंट लोकेशन भले ही बैंगलोर है बट अगर आप दिल्ली से काम कर सकते हैं तो इट वुड बी गुड, लाइक आप अपने बेस से भी काम कर सकते हैं। बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स टू चेंज योर बेस लोकेशन एज वेल। ठीक, पहुँचेंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर और लीड है वो आपको गाइड करेंगे थ्रू नेसेसरी स्टेप्स, आपके पूरे एक्सेसेस और रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेसेस में आपको हेल्प करेंगे, आपको काइंड ऑफ ओवरव्यू देंगे प्रोजेक्ट का कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे आप हेल्प करेंगे उसमें। ठीक है, क्या आपका रोल रहेगा। देन इनिशियली आपका KT सेशंस होंगे। सो डिपेंड ऑन द KT सेशंस यू नो दे विल इंक्लूड यू। आपका फिर यू नो काइंड ऑफ कई प्रोजेक्ट में ऐसा रहता है कि रिवर्स KT भी होती है, जो आपने सीखा वो आपको बताना पड़ता है क्या क्या सीखा। ओके, सो लाइक इन माई प्रोजेक्ट दे गिव मी अराउंड आई गेस 3 to 4 weeks of KT I guess probably, and then we have to give the reverse KT to them after each session. So that's how probably you have to give as well. ठीक है, कि आपको बेसिकली कितना आया। सो ये इंटरनल रहता है, कई बार इट मे डिपेंड ऑन क्लाइंट एज वेल। सो कई बार आपका क्लाइंट इंटरव्यू भी होता है जो मैंने देखा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कई बार नहीं भी होता। सो दैट्स द थिंग। ठीक है, सो या गाइस KT आपको प्रॉपर मिलेगी, डिपेंड ऑन कि आपको कितनी जल्दी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, कितने रिसोर्सेज की कमी है, कितना जल्दी आपको उनको प्रोजेक्ट में लेना है। सो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड देन फाइनली यू मे बी प्लेस्ड ऑन बेंच स्टेटस इफ डिप्लॉयमेंट इज पेंडिंग। सो गाइज अगर आपका प्रोजेक्ट
अप्रूवल सब कुछ आ चुका है, बट अभी भी डिप्लॉयमेंट पेंडिंग है, तो आपका बेंच स्टेटस ही रहेगा, ठीक है। एंड या गाइस, सो जब तक आपका प्रोजेक्ट कोड नहीं लग जाता तब तक आपको बेंच में ही माना जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस था आपका एलोकेशन का। आई होप दिस प्रोसेस हेल्प्स यू। कहीं भी आपको डाउट आए प्लीज़ कॉमेंट डाउन करना, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। देन द बेंच पीरियड एक्सप्लेन, ये ध्यान से सुनना, बिकॉज इसमें आपका सारा क्वेश्चंस डाउट सब कुछ क्लियर करूँगी मैं, ठीक है। और आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो सारी चीज़ें इसमें हैं। बेंच मीन्स यू आर नॉट असाइन टू अ बिलेबल प्रोजेक्ट, बिलेबल प्रोजेक्ट येट। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को डाउट होता है, काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि बिलेबल प्रोजेक्ट क्या है। सो गाइज ये मान लीजिए कि जब आप TCS में वर्क कर रहे हैं और आप किसी बिलेबल प्रोजेक्ट में हैं, तो विच मीन्स क्लाइंट इज़ पेइंग फॉर यू, ओके। क्लाइंट इज़ पेइंग फॉर यू मतलब अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं तो क्लाइंट आपको पे कर रहा है। सो ये जब आप प्रोजेक्ट में होते हैं तो आपका ले ऑफ होना या इतना ज़्यादा नहीं होता है ना। बेंच में अगर आप हैं और लंबे टाइम से हैं तब आपको दिक्कत होती है, क्योंकि जो बेंच में आप रहते हैं तो वो कंपनी के पॉकेट से जाता है, ठीक है। तब कंपनी विल पे योर सैलरी। जब तक आप बेंच में हैं तो कंपनी आपका सैलरी पे करेगा, और अगर आप बिलेबल प्रोजेक्ट में हैं तो क्लाइंट पे करेगा। इसलिए मैं वहाँ पर शुरू में कह रही थी कि क्लाइंट का अप्रूवल भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज क्लाइंट हैव टू पे इट फ्रॉम देयर पॉकेट। सो दे वांटेड टू नो यू, हाउ वेल यू आर, आप कितने अच्छे से प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आपका स्किल सेट क्या रहने वाला है। सो गाइस हमें भी ये सारी चीज़ें एकदम से पता नहीं चली थी, बट धीरे धीरे चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चली थी। बट मैं आप लोग को पहले ही ये सारी डिटेल्स देना चाहती हूँ, सारी चीज़ें पहले से ही पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, आपको समझ होती है काफ़ी चीज़ों की। क्योंकि जब हम शुरू में हुए थे तो हमें ये सब चीज़ें किसी ने नहीं बताई थी। बट आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू स्टक ऑन द सेम थिंग विच आई हैव स्टक समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ। बट विद एक्सपीरियंस आपको सब चीज़ आ जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। सो गाइज आई होप आई एम क्लियर हियर ऑन द बिलेबल प्रोजेक्ट। हैव टू रिपोर्ट टू द ऑफिस और रिमोटली एज पर द कंपनी पॉलिसी। सो गाइज अगर आप बेंच पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफिस नहीं जाना है, यू स्टिल हैव टू गो टू ऑफिस। जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी आपको देखना है कि अगर आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं या नहीं, दैट डिपेंड ऑन योर क्लाइंट, इट डिपेंड ऑन योर HR और मैनेजर्स। Then wait for onboarding and confirmation for another project. And guys, meanwhile this period you have to wait for your onboarding and confirmation from another project. But ऐसा नहीं है कि आपको बैठे रहना है, ठीक है। बेंच पीरियड में सबसे पहले मैं बोलूँगी इस पीरियड में आपको अपने RMG से डेली कनेक्ट पे रहना है। बेसिकली आप हर ऑल्टरनेट डेज में आप उनको मेल करिए। मेल मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप पे हर चीज़ का प्रूफ हो। अब मान लीजिए आप 6 महीने से बेंच पे हैं, सडनली RMG आते हैं और आपको बोलते हैं 6 महीने से आप बेंच पे, आप क्या कर रहे हो। और एटलीस्ट अगर आपने मेल करा, आप मेल शो कर सकते हो कि देखो भाई मैंने मेल करा है, ठीक है। अगर आप टीम्स में रीच आउट कर रहे हो या आप कॉल कर रहे हो टीम्स में, इट मे नॉट बी आई वुड से एथिकली राइट, बिकॉज जो भी चीज़ होता है ना IT में, ये चीज़ आप मान लो हर चीज़ का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि कुछ गड़बड़ी होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हर चीज़ को मेल में ड्राफ्ट करना सीख लो। हर चीज़ अपना डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ताकि आप पे हर चीज़ हो राइट टाइम पे। ऐसा ना हो कि आप पे वो आ रहे हैं 6 महीने बाद एंड यू आर नॉट, जिस आप बैठे हो कि RMG आपको आएंगे और आपको कंसर्न होंगे, आपको डेफिनेटली दे विल डू, बट आपको भी अपने साइड से अपना पूरा रखना है, अपना स्टेप फॉरवर्ड लेना है। यू हैव टू मेल देम ऑल्टरनेट डेज में कि क्या चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट है क्या है, अपना CV उन्हें देना है, उनसे डेली कनेक्ट पे रहना है कि क्या प्रोसेस है, कहाँ कैसे रहना है। बिकॉज हमने नहीं करा, बट आपको मैं बता रही हूँ कि आपको ये करना है, ठीक है। क्योंकि हमें ईजिली 1-2 महीने में प्रोजेक्ट मिल गया, बट कई बार देखे मैंने जो 6-6, 7-7 महीने से कैंडिडेट्स जो बैठे रहते हैं बेंच पे और उनको कोई अता पता नहीं रहता एंड स्टिल दे लास्टली क्या होता है, उनको आके RMG पूछते हैं, उनके पास कोई डेटा रहता नहीं है। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको मेल करना है, सब चीज़ें अपने पास रखनी है, विद प्रूफ रखनी है, ताकि जब कोई आपसे आके पूछे तो आप पे आंसर हो कि देखो हमने तो मेल करा था बट मुझे कुछ अपडेट नहीं आया, ठीक है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यू विल रिसीव द सैलरी बट यू मे नॉट रिसीव द परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको TCS से सैलरी आएगी जब आप बेंच में होंगे, ठीक है, आपके बेंच पीरियड में, बट मे बी आपको परफॉर्मेंस पे ना मिले, और जो भी अदर कंपोनेंट्स होता है दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट, ओके, बिकॉज यू आर ऑन बेंच, राइट।
एंड यू विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग जर्नल वर्किंग आवर्स. सो बेसिकली 9 to 5 आपका जो जर्नल बेसिक आवर्स होता है उसमें आपको अवेलेबल रहना है जब आप काम करेंगे बेसिकली. एंड यू कैन इन्वेस्ट दिस टाइम पर्टिकुलरली ऑन लर्निंग एंड अपस्किलिंग. बिकॉज क्या होता है ना, कई बार आपके 6-7 महीने से अगर आप बेंच पे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड लेटर ऑन दे विल आस्क लाइक व्हाट आर योर स्किल सेट, व्हाट यू हैव डन टिल सो फार, है ना. तो आपको आंसरेबल होने के लिए कुछ होना चाहिए. तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अपने कुछ कोर्सेज करते रहिए. आपका गिटहब है, आपके लीड कोड है, कोर्सेरा है, टीसीएस में हैकररैंक भी है, आपको अवेलेबल होगा, आई गेस एक्सेस होगा उसका, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए. अल्टीमेटिक्स में इतने सारे कोर्सेज है, तो अपना जो भी स्कोर्स है, जो भी आपके सर्टिफिकेशंस है, रिसोर्सेज जहाँ से आपने पढ़ा है, वो सारा डेटा रखिए ताकि आप अपने सीवी में ऐड कर सके. आपको फर्दर प्रोजेक्ट एलोकेशन में भी वो काम आएगा, है ना. और आपको शो करने में भी वो हेल्प होगा कि यू आर नॉट जस्ट सिटिंग आइडल ड्यूरिंग दिस टाइम, यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स. तो आप पे प्रोजेक्ट नहीं था बट आपने काफ़ी चीज़ें सीखी. सो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है. ताकि अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी, बट येस मैं दोबारा बताऊँगी. व्हाट टू डू इन बेंच पीरियड. Be proactive. Very important. Very important. I would say you have to be proactive. Otherwise कुछ नहीं होने वाला अगर आप बेंच पीरियड में. बिकॉज आरएमजी के पास सिर्फ आज आपका डेटा नहीं है. आरएमजी के पास आप जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स का डेटा होगा, राइट. आप जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को एलोकेट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है. कहीं से अप्रूवल नहीं आता, जैसे मैंने कहा क्लाइंट अप्रूवल नहीं आता, फिर कभी कहीं आपका प्रोजेक्ट में सिलेक्शन नहीं होता. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं आपके स्किल सेट मैच नहीं करते, है ना. तो ये सारी चीज़ें होती है. तो इसलिए आपको अगर आरएमजी रीच आउट नहीं करे तो आप सामने से जाके रीच आउट कीजिए. एंड फॉलो अप फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स. आपको रोज़ या ऑल्टरनेट डेज में उनको मेल करना है, जैसे मैंने कहा. और सभी मेल्स को अपने पास सेव रखना है ताकि आपके पास लेटर ऑन प्रूफ हो. प्रॉब्ली आप अपने आप को अपस्किल्स कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम. कंप्लीट द मैंडेटरी कोर्सेज, ठीक है. जो भी मैंडेटरी कोर्स होता है टीसीएस का, लाइक द सिक्योरिटी कोर्सेज, कुछ कोर्सेज रहते हैं. देन इंटरनल टीसीएस लर्निंग मॉड्यूल टू हाईलाइट योर प्रोफाइल, अपने रेज्यूमे में हाईलाइट करने के लिए, और प्रोफाइल को वो अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपका क्या क्या सीखा है इस ड्यूरेशन में. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ योर डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. कीप ऑल योर प्रोजेक्ट कंफर्मेशन डिटेल्स विद यू. जो भी आपका प्रोजेक्ट का मेल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है जो आपने आरएमजी से मेल पे बात करी है, या जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डिटेल्स आपको आया, वो सारी चीज़ें आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए. देन रिपोर्ट कंसिस्टेंटली. देखिए, अटेंड डेली और वीकली चेक इन्स इफ रिक्वायर्ड. टीम से होगा, बहुत से कभी पॉलिटिक्स हो जाएगी टीम में, ये सब हमने झेला हुआ है, ठीक है. सो उसकी टेंशन अभी बाद में लेंगे, बट ये टाइम कभी आएगा नहीं. तो इन्जॉय करो, एक्सप्लोर करो. हमें भी बहुत पॉलिटिक्स देखा है, इंटरनल टीम में देखा है. सामने से लोग अच्छे रहते हैं, पीठ पीछे लोग क्या रहते हैं. आपको कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको उनको घर लेके जाना नहीं है. सो इसलिए मैं बोलूँगी चिल पिल रहिए, एक्सप्लोर ऑफिस, फूड स्पॉट्स, ये काफ़ी अच्छा है. कुछ दोस्त बनाओ जो आपको लगता है आपकी वाइब जिनसे मैच होती है, ठीक है. बस ज़्यादा दिल पे नहीं रहना है हर चीज़ को यहाँ पे आईटी में, ठीक है. सो कॉमन इश्यूज़ है जो कि आप कैसे हैंडल करेंगे, जो मैं आपको शुरू में बता रही थी, ठीक है. सो गाइज़, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कॉमन इश्यूज़ के बारे में. सबसे पहले, अगर लॉन्ग डिले आफ्टर कन्फर्मेशन. मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट आ गया, क्लाइंट से अप्रूवल आ गया, एंड देन आपका कन्फर्मेशन भी आ गया, बट स्टिल आपको डिले हो रहा है प्रोजेक्ट में, आप अभी फुल्ली एलोकेट नहीं हो रहे हो. तो आपको क्या करना है, जो भी आपका पीओसी है या एसपीओसी है और आरएमजी से आपको फॉलोअप करते रहना है कि उससे डिटेल पूछते रहनी है, ठीक है. और देखिएगा, इस मेल करने में शर्माना मत, ठीक है. डेफिनेटली आपको एक बिहेवियरल स्किल्स तो रखनी पड़ेगी, बट किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. फ्रस्ट्रेशन होता है, आई नो कि इतने टाइम से आप बेंच पे बैठे, कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, बट गाइस अपना बिहेवियरल स्किल्स माइंड में रखना. बट ये मत करना कि शर्मा रहे हैं, मेल नहीं कर रहे हैं, आज कर दिया कल करूँ ना करूँ. अरे करो भाई, तुम यहाँ काम करने आए हो, ठीक है. तुम कुछ गलत काम कर नहीं रहे हो. जस्ट हैव अ गुड ईमेल ड्राफ्ट. तो इस तरह से रहो, मतलब प्रॉपर आप अपना प्रोफेशनल रखो, अपनी तरफ से सारी चीज़ें आप उनको मेल करो, बिकॉज इट्स देयर वर्क टू अलॉट यू टू प्रोजेक्ट, ठीक है. नाउ हम बात करते हैं नो क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम आरएमजी. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिला है आपके मेल्स पे, तो आप प्लीज़ उनको प्रीवियस मेल फॉरवर्ड करिए. जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा मेल कीजिए, ठीक है. सडन रिलीज़ फ्रॉम प्रोजेक्ट. सो गाइस, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट अगर आपको रैंडमली किसी प्रोजेक्ट से रिलीज़ मिल जाता है, आप काम कर रहे हो उस पर, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के मैनेजर से या जो पीएमओ होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होके, उनसे आपको क्लैरिफाई करना है कि क्यों ऐसा हुआ है, या फिर आपको आरएमजी से रिलीज़ के बारे में बात करनी है, या एचआर ऑल्सो. नाउ, नॉट गेटिंग
एनी प्रोजेक्ट और RMG कॉल्स। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट कॉल्स नहीं आ रहा है, सामने से नहीं आ रहा है, और कोई RMG के रिगार्डिंग भी कॉल्स नहीं आ रहा है, तो आपको सीधा अपने HR पे जाना है और उससे बात करनी है, बिकॉज दैट द वन हु कैन हेल्प इट आउट देयर एंड इट कैन बी फाउंड ऑन अल्टीमेटिक्स। ठीक है, जो भी आपके करेंट मैनेजर HR है वो आपको हेल्प कर देंगे इसमें। ठीक है, एंड देन डू नॉट वांट टू जॉइन अ प्रोजेक्ट। सो गाइज, ये काफ़ी कैंडिडेट्स का रहता है, बिकॉज मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में देखा है कि एक मेरे टीम में भी थे, उनको काम नहीं करना था, सो विद इन अ ईयर वो इसी में लगे थे कि उनको रिलीज़ मिल जाए। बट अगर आप एक बार प्रोजेक्ट में आ गए तो TCS में ऐसा है पॉलिसी कि आप 2 ईयर्स तक उस प्रोजेक्ट से यूजली रिलीज़ नहीं ले सकते अनटिल अनलेस वो प्रोजेक्ट बंद नहीं होता। तो ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर आपको लगता है ऐसा कोई प्रोजेक्ट में आप अलॉट है, तो देखिए गाइस, हर बार तो नहीं होगा, बट कुछ ऐसे आधे केसेस में हो जाता है कि आपको रिलीज़ मिल जाता है। ठीक है, और आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाता है जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, बट हर बार ये सिचुएशन नहीं रहती है और मोस्टली ऐसा नहीं रहता है। अगर वंस यू आर अलॉकेट टू अ प्रोजेक्ट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है, एंड यू कैन बिगेन अ डिस्कशन विद RMG एंड दे कैन टेक इट फॉरवर्ड इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीज़न। ठीक है, बट ये नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा रिलीज़, ये भी मान लीजिए आप। वांट टू चेंज अ प्रोजेक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग। सो मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन भी हो गया, सब चीज़ हो गया, आप प्रोजेक्ट में आ भी गए, बट अगर आपको फिर भी काम नहीं करना, लाइक आपको प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही थी, तो यू कैन इनिशिएट द डिस्कशन विद योर मैनेजर फर्स्ट, ओके, एंड दे कैन प्रॉब्ली टेक इट फॉरवर्ड एंड अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड डेफिनेटली फ्रॉम देम कि आपको रिलीज़ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती है, क्योंकि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट से रिलीज़ भी देना है तो उस पर भी क्लाइंट की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, फिर मैनेजर आपको रिलीज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, देन RMG आपको दूसरे प्रोजेक्ट में साइन कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी। सो आई होप जो ये इशू मैंने समझाया और जो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन दिया वो आपको हेल्प करे। ठीक है, लास्टली अब हम बात कर लेते हैं टिप्स टू इफेक्टिवली यूटिलाइज योर बेंच पीरियड। ठीक है, कंप्लीट कोर्सेज सर्टिफिकेशंस ऑन कोर्सेरा, TCS, ION एक्सेट्रा। ठीक है, आपको पता है TCS के काफ़ी अलग अलग पोर्टल है, या कोई भी आप कंपनी है जहाँ पे पोर्टल्स रहते हैं जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो। एंड इवन इन TCS यू हैव हैकर रैंक, लीड कोड, एक्सेस एज वेल। सो आप वहाँ पर अपने रोल, जो भी आपका एस्पिरेशन रोल है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपको प्रोफाइल अच्छी बनेगी, ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल अच्छी बनेगी, आप रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिल्ड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स और गिटहब कंट्रीब्यूशंस। जो भी आपने सीखा है, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करिए और गिटहब कंट्रीब्यूशंस भी डालिए, सो दैट आपका प्रोफाइल की वेटेज बढ़े और काफ़ी जो कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करते उनसे आप अलग स्टैंड आउट होंगे। ठीक है, देन नेटवर्क विद इन TCS। जैसे मैं शुरू में बोला कि आपका IT में हो या कहीं भी हो, आपका उस कंपनी के अराउंड आपका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटरनल कम्युनिटीज़ से आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपके मैनेजर, HR, एंड कुछ टीम्स, दूसरे प्रोजेक्ट की टीम से भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाए आपको भी नहीं पता, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एंड डेफिनेटली दे में ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द एस्पायर्ड रोल इफ़ एनी। सो मान लीजिए कहीं कोई रोल है आपके, वहाँ पर नेटवर्क अच्छे हैं, तो मे बी अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ी, वैकेंसी है, तो आपको वहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है IT में। देन स्टे कंप्लायंस एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ एस्केलेशन। मान लीजिए अगर आपको कोई भी कंपनी है उसकी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती है, तो प्लीज़ अपने बेंच पीरियड में ध्यान रखिए, क्योंकि आपका हर चीज़ ट्रैक होगा और कोई भी मिस्टेक करोगे तो ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट में भी नहीं हो और अगर आप ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको अपना कंप्लायंस रहना है, कोई भी एस्केलेशन नहीं करना, सारी। ठीक है, देन लास्टली डोंट ओवर स्ट्रेस बट ऑल्सो डोंट जस्ट रिलैक्स। अपने आपको ओवर बर्डन नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, सब मिल जाएगा टाइमली, बट हाँ गाइज ऑल्सो जस्ट डोंट रिलैक्स, बी प्रिपेयर्ड। ओके, अपने आप को अपस्किल करो, IT के बारे में जानो, बिहेवियर स्किल्स के कोर्सेज कर लो, मेल कम्युनिकेशन आगे आप क्लाइंट को कैसे करते हैं वो कर लो। काफ़ी चीज़ें हैं जो कोर्सेज आपको नहीं आते वो सीखो, यूटिलाइज़ करो अपना टाइम अपस्किलिंग में और इन्जॉय करो, नए फ्रेंड्स बनाओ, है ना, एक बैलेंस फाइंड करो सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी होगी। मैंने सारी चीज़ें ये विद डिटेल बनाई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, और बेसिक टर्म्स में आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, सो या गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको अच्छे से पता चला होगा TCS प्रोजेक्ट एलोकेशन के बारे में। सो अगर येस, सो प्लीज़ डू अ कॉमेंट कि आपको कैसी लगी वीडियो। कोई भी डाउट है कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगी अपने डाउट्स रिजॉल्व करने में। थैंक यू सो वेरी मच, कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी, बाय बाय।